हेलो तो बच्चे कैसे हैं आप। मैं हूँ डीजे सर की स्टोन कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर और आज हम लोग वेक्टर का लेक्चर 7th लेकर आए हैं। तो बच्चे कुछ बच्चों को ये डाउट है कि सर आप जैसे बोर्ड में इतना सारा लिख दिए हैं तो हम लोग इसे नोट्स के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो बच्चे हम जैसे आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे उस हिसाब से आपको कॉपी में एक एक करके नोट डाउन करना है। अगर आप डायरेक्टली इस बोर्ड को देखेंगे तो आपको थोड़ा अजीब टाइप से लगेगा कि सर एक साथ आप सब लिख दिए हैं, सर हम लोग इससे प्रॉपर नोट्स कैसे बनाएंगे। तो बेटा मैंने एक लाइन बाय लाइन लिखा है, जैसे मैं आपको समझाते जाऊंगा उस हिसाब से आप एक एक करके पॉइंट इनमें नोट करते जाइए। तो चलिए बच्चे वेक्टर का हम लोग लेक्चर 7 देखने जा रहे हैं। तो बच्चे इसमें पहले क्या है, रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यानी कि वेक्टर रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट फाइंड करना, यानी कि एक्स एक्सिस में उसका वैल्यू कितना आएगा, वाई में उस वेक्टर का वैल्यू कितना आएगा, इसे ढूंढना, इसे ही रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। जैसे फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए, जैसे बच्चे एग्जांपल के हिसाब से यहाँ पर दिया गया है हमारे पास एक वेक्टर ए है जिसका एक्स में और वाई में कंपोनेंट क्या क्या आएगा, हम लोग एक एक करके देखते हैं। मान लीजिए बच्चे जो हमारा वेक्टर ए है एक्स एक्सिस से ये अल्फा एंगल पर है और वाई एक्सिस से बीटा एंगल पर है। अब एक्स एक्सिस से आपका एंगल अल्फा है और वाई से एंगल बीटा है। अब हमने नाम दिया है हमारे जो एक्स एक्सिस में जो कंपोनेंट है उसे हमने ए एक्स कहा है और वाई एक्सिस में जो कंपोनेंट है इसको हमने ए वाई नाम दिया है। अब बच्चे हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या क्या क्राइटेरिया है। अब यहाँ पर देखिए ओ पी क्यू, ये तीनों मिला के आपका ये ट्रेंगल बन रहा है। इन ट्रेंगल ओ पी क्यू, ट्रेंगल ओ पी क्यू में साइन अल्फा पी बाई एच, जो हमारे पास साइन अल्फा है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होते हैं। तो यहाँ पर अल्फा के थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होगा बच्चे, परपेंडिकुलर। तो आपका परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, ए वाई। अब ए वाई किस हिसाब से आया बच्चे, जो हमारा वाई कंपोनेंट है ए का वो ए वाई है, अगर ये साइड ए वाई है तो ये भी ए वाई ही आएगा। तो परपेंडिकुलर आपका कितना आ गया, ए वाई, और आपका परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेनस, आपका जो हाइपोटेनस है वो कितना आ गया, ए आ गया। इसी तरह अगर आप देखेंगे कि कॉस अल्फा का वैल्यू क्या है बच्चे, कॉस अल्फा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। आपका बेस कितना है ए एक्स और हाइपोटेनस कितना है ए। अब बच्चे यहां से हम क्या, हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि साइन अल्फा जो हमारा है ए वाई अपॉन ए है, तो हमने क्या लिखा, साइन अल्फा को ए वाई अपॉन ए। यहां से हमारा ए को हमने इस साइड भेज दिया तो ए साइन अल्फा का वैल्यू किसके बराबर हो गया, ए वाई के बराबर। जो हमारा ए वाई था ये ए साइन अल्फा हो गया। सिमिलरली बच्चे हम लोग कॉस अल्फा को यहां से ए एक्स अपॉन ए लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, ए एक्स अपॉन ए, यहां से जो हमारा ए है इधर कॉस अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां से ए एक्स का वैल्यू कितना आएगा, ए कॉस अल्फा। यानी कि हमें सिंपली ये याद रखना है कि किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट अगर हम लोग करेंगे, यहां पर ध्यान देंगे जो हमारा दोनों कंपोनेंट है एक्स और वाई में, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि इनका बीच का जो एंगल है वो 90 है, यानी कि अल्फा और बीटा इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा जो हमारे पास y कंपोनेंट निकल के आया है, वेक्टर a का y कंपोनेंट जो आया है वो a साइन अल्फा के बराबर है, और जो x कंपोनेंट निकल के आया है वो a कॉस अल्फा। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, लेकिन हाँ ध्यान रख ले अगर एंगल अगर अल्फा है उस बेसिस पर जो हमारा y कंपोनेंट है वो डायरेक्टली a साइन अल्फा है और a कॉस अल्फा है। बच्चे हम आपको एक सिंपल पॉइंट ये बताना चाहते हैं कि एंगल के साथ वाला कंपोनेंट हमेशा कॉस का होगा। हाँ आप ये बात माइंड में रख लीजिए कि जो साइड हमारे एंगल के साथ होगा वो हमेशा कॉस होगा, और जो एंगल के अलावा दूसरा होगा वो हमारा साइन होगा। जैसे आप यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं, मान लीजिए ये कोई सा वेक्टर P है और हमारे पास ये अननोन कुछ भी थीटा है। अब मान लीजिए कि इसका हमने दो कंपोनेंट किया, एक ये वाला कंपोनेंट एक दूसरा कंपोनेंट। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर मैं किसको कॉस दूं और किसको साइन नाम दूं। तो सिंपली आप याद रखेंगे जो हमारा थीटा वाला साइड आएगा इसको हम लोग सिंपली P कॉस थीटा बोलेंगे, और जो थीटा के अलावा दूसरा साइड आएगा उसे हम लोग P साइन थीटा बोलेंगे। तो ये अल्फा के साइड वाला है इसीलिए हम लोग क्या कहें, ए कॉस अल्फा, और आपका ये अल्फा से दूर है इसीलिए हमने क्या कहा, ए साइन अल्फा। अब पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, जो हमारा वेक्टर ए है इनका रिजल्टेंट, ये जो हमारे दो वेक्टर हैं ए वाई और ए एक्स, जो ए वेक्टर का कंपोनेंट आए हैं एक्स और वाई डायरेक्शन में, इन दोनों का वेक्टर एडिशन ही हमारा ए का रिजल्टेंट फॉर्म आएगा। अब हमारा ए वेक्टर हम लोग क्या लिखेंगे, ए एक्स आई कैप, यानी कि एक्स एक्सिस में हमारा कौन सा कंपोनेंट आया है, ए एक्स,
और वाई एक्सिस में हमारा कौन सा कंपोनेंट आया है, ए वाई। इन दोनों का वेक्टर एडिशन ही हमारा वेक्टर ए का रिजल्टेंट आएगा। अब हम लोग रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं एडिशन में, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अंडर रूट ए स्क्वायर आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी के जगह क्या है, ए वाई स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब यहां पर ध्यान रखेंगे थीटा हम लोग क्या लेंगे, ए एक्स और ए वाई, इन दोनों को अगर हम लोग वेक्टर माने हैं। अब ध्यान दीजिए बच्चे, हमारा पास एक वेक्टर का कंपोनेंट क्या है, ए एक्स, और दूसरा क्या है, ए वाई, और हमें ये पता है कि इन दोनों के बीच का जो एंगल कितना है वो 90 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के एग्जैक्ट परपेंडिकुलर है। यानी कि इन दोनों कंपोनेंट्स के बीच का एंगल क्या है बच्चे, 90 डिग्री है। तो अगर इन दोनों कंपोनेंट्स के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो उस हिसाब से हमारा cos 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो ये पूरा टर्म आपका क्या हो जाएगा, 0। तो सिंपली जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर आएगा। अब इसे सवाल किस हिसाब से बनेगा, आपको एक कंपोनेंट y और x दोनों दे रखेगा और आपको पूछेगा इनका रिजल्टेंट क्या होगा, तो अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस अंडर रूट इसका स्क्वायर कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब बच्चे यहाँ पर ए एक्स और ए वाई अल्फा बीटा क्या है, हम लोग थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं। अब ए एक्स को हमने अलग अलग क्या क्या नाम दिया है, जो हमारा ए एक्स है कॉफिशिएंट ऑफ आई कैप, ए एक्स को हम लोग आई कैप का कॉफिशिएंट भी मानते हैं, और ए वाई को हम लोग जे कैप का कॉफिशिएंट मानते हैं, और ए जेड को हम लोग के कैप का कॉफिशिएंट मानते हैं। अब हमारे ए एक्स बच्चे एक्चुअल में है क्या, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि जो हमारा ए वेक्टर है एक्स एक्सिस के अलोंग इसका जो प्रोजेक्शन आया है वो क्या है बच्चे, ए एक्स तो है। जो हमारा वेक्टर ए है एक्स एक्सिस के अलोंग इसका प्रोजेक्शन क्या है, ए एक्स है, या फिर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, या फिर जो हमारा वेक्टर ए है इसका एक्स एक्सिस के अलोंग, ये जो हमारा एक्स एक्सिस है इसके अलोंग जो कंपोनेंट आया है उसी को हम लोग क्या नाम देंगे, ए एक्स नाम देंगे। सिमिलरली बच्चे जो हमारा ए वाई है ये जे कैप का कॉफिशिएंट है। दूसरा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस, जो हमारा वेक्टर ए है इसका वाई एक्सिस के अलोंग जो प्रोजेक्शन आया है उसे ही हम लोग क्या नाम दिए हैं, ए वाई नाम दिए हैं। दूसरा कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, या फिर जो हमारा ए वेक्टर है इसका जो y एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट आया है उसे हम लोग ए वाई नाम दिए। आगे क्या है बच्चे, एंगल अल्फा। अब यहां पर आप सिंपली देख सकते हैं ये जो हमारा एंगल अल्फा है ये आपका वेक्टर ए और आपका एक्स कंपोनेंट एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है। जो अल्फा है वो आपका वेक्टर ए और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल है, और जो बीटा है वो वेक्टर ए और वाई एक्सिस के बीच का एंगल है। जैसे हमने साइन अल्फा और कॉस अल्फा निकाले हैं, सिमिलरली हम लोग टेन अल्फा निकालेंगे। तो टेन अल्फा आपका क्या होगा, पी बाई बी परपेंडिकुलर अपन बेस। अब अल्फा के सामने वाला हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आपका कितना आएगा, ए वाई, और आपका बेस, ये बेस कितना है, ए एक्स। तो टेन अल्फा कितना आ गया, ए वाई बाई ए एक्स, और यहां से हम लोग अल्फा निकालेंगे तो अल्फा कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स ए वाई बाई एक्स। बच्चे यहाँ पर किसी को कोई डाउट तो नहीं है, देखिए हम लोग यहाँ पर आपको समझा दिया हमें क्या क्या है। आपका टेन अल्फा आ गया है ए वाई बाई ए एक्स, ओके। तो यहां से अल्फा क्या आ जाएगी, ये टेन जब इस साइड जाएगा तो इनवर्स पावर -1 हो जाएगा, माइनस ए वाई बाई ए एक्स, इसलिए हम सिंपली डायरेक्ट लिख दिए। अब उसी तरह टेन बीटा, जैसे आप टेन अल्फा निकाले हैं, अब आपको क्या कहा गया है, टेन बीटा निकालिए। तो टेन बीटा कितना आ गया, बीटा के सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर पी बाई बी, यानी कि ए एक्स बाई ए वाई। टेन बीटा आपको कितना आ जाएगा, ए एक्स बाई ए वाई। उसी तरह बीटा कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स ए एक्स बाई ए वाई, यानी कि सिंपली ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स है। तो आप ये बात याद रख सकते हैं, डायरेक्टली याद कर सकते हैं कि टेन अल्फा क्या होगा आपका वाई कंपोनेंट, जो वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट, बेटा कितना आएगा, एक्स कंपोनेंट अपॉन वाई कंपोनेंट। आप सिंपली डायरेक्टली याद रखेंगे। अब बच्चे ये जो हमने रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर में जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं इसी पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल है, आइए हम लोग इसे देखते हैं। बहुत ही सिंपल है। पहला न्यूमेरिकल क्या है बच्चे, हमें एक डायग्राम दे रखा है और हमें यहाँ पर एक फोर्स दे रखा है जिसका वैल्यू कितना है बच्चे, 4 न्यूटन, और वो हमारा एक्स एक्सिस से 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं। अब इस पर हमें सवाल क्या पूछा गया है, पहला कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ये जो हमारा फोर्स है 4 न्यूटन, एक्स एक्सिस के अलोंग इसका कितना वैल्यू आएगा, ये जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो हमारा कंपोनेंट आएगा फोर्स का उसका वैल्यू कितना आएगा, वाई एक्सिस के अलोंग जो हमारा फोर्स का कंपोनेंट आएगा उसका वैल्यू क्या आएगा, और जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर है उसका वैल्यू कितना आएगा। अब ये हमारे पास कितना है 4 न्यूटन, तो एक्स एक्सिस में जो थीटा है इसके साथ क्या होगा, एफ कॉस थीटा। मैंने आपको कहा था कि थीटा के साथ डायरेक्ट आप याद रखिएगा कॉस,
यानी कि फोर्स का एक्स वाला कंपोनेंट कितना होगा, एफ कॉस थीटा। फोर्स का वाई वाला कंपोनेंट कितना होगा, एफ साइन थीटा। अब एक्स वाला कंपोनेंट क्या है बच्चे, ये वाला हमारा एक्स वाला कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा, और थीटा कितना है बच्चे 60 डिग्री, यानी कि एफ कॉस 60 डिग्री। आपको एफ गिवन है 4 न्यूटन, और कॉस 60 कितना होता है बच्चे 1/2। ये 2 से कितना टाइम, 2 टाइम कैंसिल हो गया, तो 2 1 जा कितना आ गया बच्चे 2 न्यूटन आ गया। आपका फोर्स का एक्स वाला कंपोनेंट का वैल्यू कितना आ गया 2 न्यूटन। अब नेक्स्ट क्या है बच्चे, एफ वाई, यानी कि फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, वाई कंपोनेंट में कितना आएगा, आपका एक्स में कितना आया एफ कॉस थीटा, वाई में कितना आएगा एफ साइन थीटा। आपको वाई में कितना आ गया एफ साइन थीटा, और एफ हमारे पास कितना है 4 न्यूटन, और साइन 60, क्योंकि थीटा तो अभी भी अल्फा वही 60 डिग्री है। अब आपका साइन 60 का मान कितना है √3/2, एफ ए 4, ये 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2√3 आंसर आ गया आपका एफ वाई, यानी कि फोर्स का वाई कंपोनेंट। अब आपका तीसरा क्या है, फोर्स वेक्टर कैसे निकलेगा, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। हमारे पास एक्स में कितना आ गया है 2, तो 2 आई कैप आ गया, और वाई में कितना है जे, तो आपका 2√3 जे कैप आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या पूछा है बच्चे कि इफ एफ एक्स इज 6 न्यूटन, क्या दे रखा है बच्चे कि इफ एफ एक्स इज 6 न्यूटन देन फाइंड फोर्स वेक्टर एंड वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स वेक्टर। यानी कि आपके पास जो हमारा एक्स कंपोनेंट है फोर्स का, उसका वैल्यू हमें सवाल में दे रखा है 6 न्यूटन। इसने कहा है सवाल में कि हमारे पास एक मान लीजिए फोर्स वेक्टर है जो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पर है, और इसका जो एक्स कंपोनेंट है ये गिवन है कितना है 6 न्यूटन। तो अब हमें फोर्स वेक्टर और वाई कंपोनेंट निकालना है। अब बच्चे हमें ये पता है कि जो एफ एक्स होता है वो एफ कॉस थीटा, जो थीटा के साथ वाला हमेशा क्या होगा कॉस कंपोनेंट होगा। तो हमारे पास जो एफ एक्स है उसका वैल्यू कितना है एफ कॉस थीटा, एफ एक्स कितना है एफ कॉस थीटा, जिसका मान कितना दे रखा है 6 न्यूटन। यानी कि एफ कॉस थीटा जो कि एफ एक्स है जिसका वैल्यू कितना है 6 न्यूटन, तो एफ कॉस थीटा कितना हो गया 6 न्यूटन। अब एफ का एफ रहने दे, और कॉस थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री। बच्चे कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो यहां से आपका एफ कितना आएगा, ये 2 6 के साथ इधर जगह गुना हो जाएगा क्योंकि इधर भाग है, तो 2 6 12, यानी कि एफ कितना आएगा 12/√3 न्यूटन। ये आपका फोर्स वेक्टर निकल के आ गया। अब बच्चे आपको पता है अगर फोर्स वेक्टर अगर हमारा आ गया तो वाई कंपोनेंट कितना आएगा, एफ वाई कितना आएगा एफ साइन थीटा। जैसे एक्स में कितना आएगा था आपका एफ कॉस थीटा, तो वाई में कितना आएगा बच्चे एफ साइन थीटा। तो फोर्स का वाई कंपोनेंट एफ वाई कितना आएगा एफ साइन थीटा, थीटा कितना है बच्चे 30 डिग्री, और एफ हमारे पास आ चुका है 12/√3। तो एफ कितना है 12/√3, साइन 30 आपका कितना है 1/2, ये कितना टाइम 6 टाइम कैंसिल हुआ बच्चे, तो 2 6 12, आपका 6 1 6/√3, ये आपका वाई कंपोनेंट आ गया। अब बच्चे हम लोग नेक्स्ट सवाल क्या देखेंगे, यहाँ पर क्या देखेगा आपके पास, इफ एफ एक्स यानी कि फोर्स का एक्स कंपोनेंट का मान कितना है √3, एफ वाई फोर्स का वाई कंपोनेंट का वैल्यू कितना है 1 न्यूटन, देन फाइंड अल्फा बीटा एंड फोर्स वेक्टर। यहाँ क्या कहा गया है, आपके पास जो दोनों कंपोनेंट है एक्स और वाई, इनका मान हमें दे रखा है, और हमें यह पूछा है कि फोर्स वेक्टर जो है मतलब आपका ए वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल अल्फा वो कितना होगा, फोर्स वेक्टर का वाई एक्सिस के साथ यानी कि एंगल बीटा कितना होगा, और हमारे पास फोर्स वेक्टर कितना आएगा हम लोग देखते हैं। अब बच्चे ये बात गिवन है कि हमारे पास एफ वाई कितना है 1 न्यूटन, एफ एक्स कितना है √3 न्यूटन, और एफ वाई बराबर 1 न्यूटन। एफ वाई को हम लोग एफ साइन अल्फा लिख सकते हैं, एफ एक्स को हम लोग एफ कॉस अल्फा लिख सकते हैं। बच्चे हम लोग ये बात जानते हैं यहाँ से कि जो हमारा टेन अल्फा है, टेन अल्फा उसको हम लोग P/B सिंपली AY/AX यानी कि FY/FX लिख सकते हैं। टेन अल्फा को आप सिंपली FY यानी कि फोर्स का Y कंपोनेंट अपॉन X, P/B टेन अल्फा को अपॉन FY/FX लिख सकते हैं। अब हमारे पास FY कितना है 1 और FX कितना है √3, तो आपका टेन अल्फा कितना आ गया 1/√3। और बच्चे हम लोग ये बात जानते हैं कि टेन अल्फा का वैल्यू 1/√3 तभी आएगा जब हमारा अल्फा कितना होगा 30 डिग्री। तो आप लॉजिकली देख सकते हैं कि पहले हमने टेन अल्फा निकाला उसका वैल्यू, फिर उससे हम लोग अल्फा को पता किया। टेन अल्फा अगर 1/√3 है तो अल्फा कितना होगा 30 डिग्री होगा। अल्फा हमारे पास आ गया 30। आप ध्यान रखेंगे अगर ये 30 है तो हम ये जानते हैं कि एफ वाई और एक्स इनके बीच के एंगल कितना है बच्चे टोटल 90, क्योंकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये पूरा 90 है, अगर ये 30 है तो बाकी 60 होगा, तभी तो इन दोनों का सम 90 होगा, यानी कि 60 ही तो क्या है हमारा बीटा है बच्चे। तो अगर अल्फा 30 है तो बीटा कितना आएगा 90 - 30 यानी कि 60 डिग्री। अब लास्ट हमारी क्या है बच्चे
फोर्स वेक्टर क्या आएगा, अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। आपका एक्स कंपोनेंट कितना है √3 और वाई कितना है 1, अंडर √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब √3 का स्क्वायर 3 कैसे है बच्चे, √3 का स्क्वायर मतलब √3 को अपन कितना बार लिखेंगे 2 बार, क्यूब का मतलब कितना बार लिखेंगे 3 बार। आपका √3 का स्क्वायर का मतलब क्या है, √3 से 2 बार गुना है, √3 इंटू √3 मतलब क्या हो जाएगा बच्चे 3। तो अंडर √3 का स्क्वायर कितना आ गया 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 प्लस 1 √4 का वैल्यू कितना है बच्चे 2। तो आंसर फोर्स कितना आ गया 2 न्यूटन। बच्चे सिंपली आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, इतना कंक्लूजन क्या है कि थीटा के साइड वाला कॉस होगा और थीटा का जस्ट अपोजिट जो होगा वो वाला साइन होगा। बस सिंपली आप इसे नोट डाउन कर लीजिए बच्चे, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। तो जैसे कि बच्चे आप नोट डाउन कर चुके हैं, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या एक सवाल दे रखा है कि वेक्टर ए है बराबर, वेक्टर ए है, इसका वैल्यू क्या है 3i कैप प्लस 4j कैप, देन फाइंड x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, एंगल ऑफ ए वेक्टर फ्रॉम x एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग ए। देखिए बच्चे इस सवाल में ये आपका मान लीजिए तो बेसिकली 5 अलग अलग सवाल है जो हमने एक ही सवाल में कंबाइन करके लिख लिए हैं। इसमें आपको 5 अलग अलग सवाल पूछा गया है और आपको इन्फॉर्मेशन क्या दे रखा है कि हमारे पास एक ए वेक्टर है जिसका वैल्यू है 3i कैप प्लस 4j कैप। अब इस इंफॉर्मेशन से हमें ये 5 सवाल करना है। अब बच्चे सवाल हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, बच्चे हम लोग जानते हैं वी नो दैट जो वेक्टर ए होता है वो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप हम लोग जानते हैं, यानी कि जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है वो ए एक्स आई कैप, आपका एक एक्स कंपोनेंट में आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट जे कैप, इन दोनों का वेक्टर समित होता है आपका ए वेक्टर रिजल्टेंट। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे क्योंकि आप ये भी आपका ए वेक्टर है और ये भी ए वेक्टर का ही फॉर्मूला है। तो आपका ए वेक्टर गिवन है 3i कैप प्लस 4j कैप और ए वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। अब यहाँ पर आप कॉमन सेंस लगाइए, क्या यहाँ आई कैप सेम है, यानी कि जो हमारा ए एक्स है कहीं ना कहीं उसका वैल्यू 3 के बराबर है और यहाँ पर देखिए आपका जे कैप सेम है, यानी कि कहीं ना कहीं जो ए वाई वेक्टर है इसका वैल्यू 4 के बराबर है। तो हम लोग सवाल से सिंबल लिख सकते हैं, जो हमारे पास वेक्टर गिवन होगा उससे हम लोग आसानी से एक्स और वाई कंपोनेंट को लिख सकते हैं कंपेयर करके, कि आपका पहला वाला एक्स होगा और दूसरा वाला y होगा। अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट ए एक्स का वैल्यू 3 लिख सकते हैं और ए वाई का वैल्यू 4 लिख सकते हैं। अब जो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए आएगा वो अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। और हमारे पास ए एक्स कितना है बच्चे 3, जो कि हमने कंपेरिजन से निकाला है, और ए वाई कितना है बच्चे 4। अब कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर ए एक्स हो सकता है कि कोई बच्चा अगर ए वाई को पहले लिख दे या फिर ए वाई को बाद में लिख दे, जैसे हम क्या कहना चाह रहे हैं बच्चे, कोई बच्चा ऐसे लिख दे सर तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए वाई जे कैप प्लस ए एक्स आई कैप। बच्चे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप वेक्टर का साइन भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपका जे कैप है यानी कि जे कैप वाला जे कैप के साथ ही तो आएगा ना, यानी कि अगर यहाँ ए वाई जे कैप है तो अगर आप 3i प्लस 4j लिखे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता है, जो जे कैप वाला है यानी कि ए वाई अभी भी 4 है और ए एक्स आई कैप वाला आई कैप के साथ आएगा, ए एक्स अभी भी 3 है। अब हमारे पास रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। हमारे पास ए एक्स कितना है 3, ए वाई कितना है 4, अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, तो 9 प्लस 16 कितना आएगा अंडर रूट 25 और रूट 25 का वैल्यू कितना होता है बच्चे 5। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है बच्चे, एंगल ऑफ वेक्टर ए फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी कि जो हम लोग डायग्राम बनाए थे ऐसा कुछ कि वेक्टर ए था और एक्स एक्सिस से जो एंगल कितना था वो अल्फा। अब हमें ये पूछा है कि अल्फा कितना होगा। बच्चे हम लोग ये पढ़े कि जो हमारा टेन अल्फा है वो ये वाला एक्सिस ए वाई जो वाई है और ए एक्स इनका डिवीजन था, यानी कि ए वाई अपॉन ए एक्स, पी बाई बी, ये हमारा टेन अल्फा था। टेन अल्फा हमारा क्या था बच्चे ए वाई अपॉन ए एक्स। अब हमारे पास ए वाई कितना है 4, ए एक्स कितना है 3, तो टेन अल्फा कितना आ गया 3। और बच्चे हम लोग ये जानते हैं कि टेन अल्फा का वैल्यू 4/3 तभी आएगा जब हमारा अल्फा कितना आएगा 53 डिग्री आएगा, यानी कि अल्फा 53 डिग्री होगा तभी टेन अल्फा 4/3 आएगा। और अल्फा अगर 53 है तो अब ये हमारे पास बीटा 37 आएगा, क्योंकि इन दोनों का सम जोड़ कितना आना चाहिए 90, या फिर डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अल्फा अगर 53 है तो बीटा 90 माइनस 53, आपका कितना आ जाएगा आंसर 37 ही आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम यानी कि जोड़ 90 के बराबर आते हैं। अब बेटा बच्चे जो हमारे पास फिफ्थ सवाल है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है क्योंकि सबसे ज्यादा यही पूछे जा चुके हैं अब तक एग्जाम में कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर,
यानी कि हमारे पास जो वेक्टर ए दे रखा है इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा। तो बच्चे हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या होता है, गिवन वेक्टर, जो हमारे पास वेक्टर गिवन है दिया हुआ है अपन उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कुछ नहीं करना है आपको। जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने बोले आप उस वेक्टर को कहाँ लिखिए, ऊपर, और उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को कहाँ लिखिए, नीचे। अब हमारे पास जो ए वेक्टर था वो कितना था, 3i + 4j, और इसका मैग्नीट्यूड हम लोग अभी कितना निकाले 5, तो कितना आ गया 3i + 4j/5, ये इसका आंसर हो गया। बच्चे आई होप ये 5 सवाल आप पूरा समझ चुके हैं, आप इसे देख सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D, यानी कि अब हम एक वेक्टर को 3D में किस हिसाब से कंपोनेंट कर सकते हैं। बेटा 2D में आपके पास कोई दो कंपोनेंट आएगा, या तो x या तो y या तो y या तो z, लेकिन 3D में आपके पास x y के साथ साथ एक तीसरा कंपोनेंट आएगा, उसका नाम क्या है बच्चे, z है। जैसे मान लीजिए ये आपका y है, अगर ये x है, तो 2D में आपका ये कोई दो ही रहेगा, लेकिन 3D में आपके पास एक एक्स्ट्रा z आ जाएगा, जो यहाँ पर दिखा सकते हैं z, ये आपका बोर्ड के बाहर है। यानी कि हमारे पास टोटल कितना कंपोनेंट आ चुका है, अब 3। 2D में कितना था बच्चे, 2, सिर्फ x और y। यहाँ 3D में हमारे पास x और y के साथ साथ एक नया कंपोनेंट आया जिसका वैल्यू कितना है, z है। अब हमारे पास वेक्टर वही है, a वेक्टर है, x एक्सिस से हमने क्या नाम दे रखा है, एंगल अल्फा, y के साथ हमने क्या नाम दिया है, बीटा, और z के साथ हमने क्या नाम दिया है, गामा। बच्चे हम लोग तीनों अलग अलग एंगल्स का नाम दिया है, x के साथ अल्फा, ये a वेक्टर का, b के साथ बीटा, y के साथ, और z के साथ गामा। अब यहाँ पर जो बच्चे ए वेक्टर आएगा इसका हम लोग वैल्यू क्या लिखेंगे, ए एक्स आई कैप, एक्स कंपोनेंट में ए एक्स आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट में ए वाई जे कैप प्लस जेड कंपोनेंट में ए जेड के कैप। अब इनका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, √a² + b² प्लस √ax², मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं हम लोग वेक्टर ए का, जैसे यहाँ पर निकाले थे √ax² + ay², लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 था कंपोनेंट, लेकिन यहाँ पर कितना आ गया 3, तो x और y के साथ एक्स्ट्रा क्या आएगा बच्चे, z आएगा। तो आपका वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, √ax² + ay² + az²। तो यहाँ से देख सकते हैं जो हमारे पास ax है, ये cos अल्फा हम लोग जानते हैं, तो हमारे ये वाला कंपोनेंट है ax, इसका वैल्यू कितना आएगा थीटा के साथ a cos अल्फा। जो हमारे पास ay आएगा आपका y के साथ ये कितना आएगा a cos बीटा, ay कितना आएगा a cos बीटा। आपके पास जो हमारे पास az आएगा ये कितना आएगा a cos गामा, ये आपका इस ए के साथ कितना आएगा a cos अल्फा, ए का ही इस एंगल के साथ ये वाला कितना आएगा a cos बीटा, और ए का ही इसके साथ कितना आएगा a cos गामा। यानी कि ए का एंगल है ए का अल्फा के हिसाब से a cos अल्फा, बीटा के हिसाब से a cos बीटा, और गामा के हिसाब से a cos गामा, तीनों देख सकते हैं। ax आपका कितना आ गया a cos अल्फा, यहाँ से आप cos अल्फा को निकाल लीजिए, तो आपका a जो है वो ax के साथ क्या हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि cos अल्फा के साथ गुना है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। cos अल्फा कितना आ गया ax/a। इसी तरह आपका जो ay आया है वो a cos बीटा आया है, तो यहाँ से cos बीटा कितना आ जाएगा आपका ay/a, az आपका a cos गामा है, तो cos गामा कितना आ जाएगा az/a। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा ये तीनों आए हैं आर डायरेक्शन कोसाइंस अलोंग एक्स वाई और जेड एक्सिस, जेड डायरेक्शन, यानी कि तीनों अलग अलग डायरेक्शन है, एक्स वाई और जेड तीनों अलग अलग डायरेक्शंस का इनका कोसाइन कहा गया है, इनको डायरेक्शंस कोसाइंस के नाम से जाने जाते हैं, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। आपका अल्फा जो है वो एक्स की तरफ लिया गया है, एक्स डायरेक्शन कोसाइन, बीटा वाई डायरेक्शन कोसाइन, और गामा जेड डायरेक्शन कोसाइन। अब देखिए एंगल ऑफ ए वेक्टर, जो हमारे पास ए वेक्टर है इसका एंगल कहाँ से, एक्स एक्सिस से हम लोग क्या नाम दिए हैं अल्फा, ऑब्वियस है भाई, जो वेक्टर ए है इसका एक्स के साथ क्या एंगल अल्फा है, हाँ बिल्कुल एंगल अल्फा है। क्या वाई के साथ क्या एंगल बीटा है, बिल्कुल हम लोग देख सकते हैं ए का वाई के साथ एंगल बीटा है, और जेड के साथ एंगल गामा है। बच्चे हम लोग कुछ पॉइंट नोट करना है, ध्यान रखना है, इन पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट क्या है बच्चे नोट में, ए वेक्टर कैन हैव इनफाइनाइट कंपोनेंट्स। जो हमारे पास एक वेक्टर है ये जरूरी नहीं है कि एक वेक्टर का कोई 2 ही कंपोनेंट होगा या फिर 3 होगा 4 होगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। एक वेक्टर का इनफाइनाइट कंपोनेंट हो सकते हैं, अनगिनत, हम लोग बता ही नहीं सकते हैं। दूसरा, ए वेक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन एक्सिस ऑफ ओरिएंटेशन। जो हमारे पास मान लीजिए कि ये जो वेक्टर है ए, ये एक्सिस ऑफ ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि एक्सिस कहाँ लाई कर रहा है, किस पोजीशन में, किधर है, नहीं है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ लेकिन ध्यान रखेंगे कंपोनेंट वेक्टर डिपेंड्स अपॉन ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस। हाँ लेकिन ये कंपोनेंट एक्सिस का ओरिएंटेशन में डिपेंड करेगा,
यानी कि ये कंपोनेंट, ये जो हमारे पास कंपोनेंट है एक्स इस वेक्टर का, वाई ये हमारे एक्सिस के ऊपर डिपेंड करता है। ये कंपोनेंट किधर लाई कर रहा है, एक्स के तरफ, वाई के तरफ। यानी कि जो हमारे पास एक्सिस ऑफ ओरिएंटेशन है वेक्टर, हाँ एक्सिस ऑफ ओरिएंटेशन अगर वो बदलेगा तो हमारा कंपोनेंट भी बदल जाएगा। मान लीजिए कि ये हमारे ए वेक्टर है, इसके लिए कोई एक्सिस डिफाइन नहीं है, इसको ना तो हम लोग एक्स में बोलेंगे, ना तो वाई में बोलेंगे, ना तो जेड में, इसके लिए कोई एक्सिस डिफाइन नहीं है कि अकेला ये सिंपल वेक्टर है। लेकिन इसका जो कंपोनेंट है वाई और एक्स, इनके लिए अब एक्सिस ऑफ ओरिएंटेशन डिफाइन करता है। यानी कि हम लोग वाई एक्स बोल सकते हैं कि ये कंपोनेंट अब वाई एक्सिस में ही हम लोग एक कंपोनेंट ए कॉस बीटा बोलेंगे, एक्स में हम लोग ए कॉस अल्फा बोलेंगे। यानी कि जब कंपोनेंट हो गया वेक्टर्स का तो अब ओरिएंटेशन मैटर करता है कि आपका जो कंपोनेंट है किस डायरेक्शन में है, एक्स में, वाई में। उस हिसाब से यहाँ पर जो आपका कंपोनेंट होगा वेक्टर का वो आपका ओरिएंटेशन पर डिपेंड करेगा, लेकिन जो वेक्टर है वो डिपेंड नहीं करेगा। आई होप बच्चे आप नोट डाउन कर चुके हैं। लेकिन बच्चे एक लास्ट आप लोग से ये बस सिंपल निवेदन करना है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आप चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।